हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्डोर स्ट्रेटजी के एक अनदर टाइप के बारे में, जिसका नाम है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। लॉन्ग आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी के बारे में हम आज की इस वीडियो में सभी चीजें वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को हम किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, ब्रेक इवन लेवल, ये सब चीजें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम आज की इस वीडियो में वन बाय वन करके डिटेल में समझेंगे, थियोरिटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। तो देखो, जब भी हमें मार्केट के अंदर ये लगता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में हमें एक बड़ी मूव आते हुए देखने को मिल सकती है, तो उस मूव को कैच करने के लिए, उस मूव का फायदा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी को बनाते हैं, ताकि हम उस मूव को विद सेफ्टी उसका फायदा उठा सके, उस मूव को सेफ्टी के साथ हम उसको कैच कर सके। तो इसलिए हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। तो ये तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट किस सिचुएशन में करते हैं। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करें, तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स अगर मैं देखूं तो मेजरली दो बेनिफिट्स होते हैं इसके। सबसे पहला बेनिफिट इसके अंदर ये होता है कि इसका जो लॉस होता है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है, जो कि बाकी हेजिंग स्ट्रेटजीज के अंदर भी होता है। यानी कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें बाकी हेजिंग स्ट्रेटजीज की तरह लॉस जो होता है वो लिमिटेड ही देखने को मिलता है। जो इसका दूसरा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो वॉलेटिलिटी होती है वो इस स्ट्रेटजी के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होती है। यानी कि जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिलेगी, उतना ही ज्यादा और उतना ही जल्दी हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मेजरली इसके यही दो बेनिफिट थे। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके ड्रॉबैक्स की, तो इसके मेजर तीन ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक तो इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हमें बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल, अनअट्रैक्टिव देखने को मिलता है। यानी कि इस स्ट्रेटजी के अंदर रिस्क जो होता है वो रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हमें बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल देखने को मिलता है। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट डल रहती है, रेंज बाउंड रहती है, तो वॉलेटिलिटी ना होने की वजह से और टाइम डिके के चलते हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम लॉस भी देखने को मिल सकता है। और जो तीसरा इसका मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर लॉस की तरह जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड रहता है, जिसकी वजह से कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स देखने को मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी मूव्स देखने को मिल जाती है। तो उस सिचुएशन में उन मूव्स के अंदर अगर हम उन मूव्स को सिंगल यानी कि नेकेड ऑप्शंस ट्रेड करके उनमें जितना प्रॉफिट कमा सकते थे उतना प्रॉफिट हम नहीं कमा पाते। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी के अंदर जो हमारा प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड रहता है। भले ही आप कितनी ही बड़ी मूव क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका प्रॉफिट जितना डिसाइडेड है उतना ही होगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं हो सकता। तो मेजरली ये तीन ड्रॉबैक्स होते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के। अब अगर हम ये देखें कि इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे, देन उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं इसको। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिख रही होगी। तो इस स्ट्रेटजी को जो हम क्रिएट करेंगे वो चार लेग में क्रिएट करेंगे, यानी कि चार डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के थ्रू हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे। अब वो चार डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होंगी कौन सी? तो सबसे पहली स्ट्राइक प्राइस होगी हमारी आउट द मनी की कॉल ऑप्शन। दूसरी स्ट्राइक प्राइस होगी हमारी आउट द मनी की पुट ऑप्शन। तीसरी स्ट्राइक प्राइस होगी हमारी डीप आउट द मनी की कॉल ऑप्शन। और चौथी स्ट्राइक प्राइस होगी हमारी डीप आउट द मनी की पुट ऑप्शन। तो बेसिकली इन चार स्ट्राइक्स को हमें ट्रेड करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए। अब इनमें हम किसको बाय करेंगे और किसको सेल करेंगे? तो जो हमारी आउट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन है इसको तो हम करेंगे बाय, और जो हमारी डीप आउट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन है इसको हम करेंगे सेल। तो जब हम आउट द मनी की कॉल पुट को बाय करके डीप आउट द मनी की कॉल पुट को सेल कर देंगे, तो फिर हमारी ये जो लॉन्ग आयरन कॉन्डोर स्प्रेड है, जो स्ट्रेटजी है, ये क्रिएट हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो हमारा ट्रेड कर रहा है 53,600 के लेवल पे। तो इसको हम मान के चलते कि ये हो गया हमारा स्पॉट लेवल। अब हम करेंगे क्या? हम क्या करेंगे, हम 100 पॉइंट के डिफरेंस पे आउट द मनी और उससे 100 पॉइंट के डिफरेंस पे डीप आउट द मनी ऑप्शंस को ट्रेड करेंगे। यानी कि 53,600 अगर हमारा स्पॉट है यानी कि एट द मनी है, तो फिर जो हमारी आउट द मनी कॉल ऑप्शन होगी वो होगी हमारी 53,700। तो इसको हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। देन उसके बाद
जो हमारी पुट ऑप्शन होगी वो होगी हमारी 53,500। इसको हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। अब 100 पॉइंट के डिफरेंस पे हमने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को बाय कर दिया। अब उससे 100 पॉइंट के डिफरेंस पे हमें डीप आउट द मनी की कॉल और पुट को सेल करना है। तो 53,700 अगर हमारी आउट द मनी कॉल है तो 53,800 हमारी डीप आउट द मनी कॉल ऑप्शन हो जाएगी। तो हम तीसरी जो ट्रेड लेंगे वो हम लेंगे 53,800 की कॉल ऑप्शन, इसको हम करेंगे सेल। और सेम विद पुट ऑप्शन 53,500 अगर हमारी आउट द मनी है तो 53,400 जो है वो हमारी पुट ऑप्शन हो जाएगी सेल। तो जब हम ये चार ट्रेड्स ले लेंगे इस तरीके से तो हमारी लॉन्ग आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाएगी। अब ये तो हमने कंप्लीटली समझी थ्योरेटिकली कि थ्योरेटिकली हम इस स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमने थ्योरेटिकली समझा। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं ऑब्स्ट्रा के ऊपर जाके कि हम इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, ब्रेक इवन लेवल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सब चीजों को अब हम ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट पे समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है। अब हमें सिंपली बिल्डर पे जाना है और यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के एग्जांपल यहाँ पर भी लेंगे। तो निफ्टी की जगह हमने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस देखने को मिल रहा है वो हमें 53,630 का देखने को मिल रहा है। तो राउंड लेवल 53,600 को हम अपना यहाँ पे एट द मनी मान के चलते हैं, यानी कि स्पॉट प्राइस मान के चलते हैं। तो हम क्या करेंगे इस एग्जांपल के अंदर 200 पॉइंट के डिफरेंस पे आउट द मनी कॉल और पुट को बाय करेंगे और उससे 200 पॉइंट के डिफरेंस पे डीप आउट द मनी कॉल पुट को सेल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेगमेंट चेंज करना है। फ्यूचर्स की जगह यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शंस। एक्सपायरी हमारी 24 दिसंबर 2024 ही रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अब सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी नहीं होती। तो इसलिए एक्सपायरी हमारी 24 दिसंबर 2024 ही रहेगी। अब 53,600 को हमने क्या माना है अपना एट द मनी, तो जो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे वो होगी हमारी 53,800 की। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 53,800 की कॉल ऑप्शन को पिक कर लेना है। एक लॉट के साथ ही हम ये एग्जांपल क्रिएट करेंगे एट पोजीशन। अब हम क्या करेंगे पुट ऑप्शन के केस में देखेंगे। पुट ऑप्शन हमारी हो जाएगी यहाँ पर 53,400 की। पुट ऑप्शन को हम क्या कर लेंगे, अगेन एक लॉट पुट ऑप्शन का बाय कर लेंगे। अब ये तो हमने आउट द मनी कॉल और पुट को बाय कर लिया एक एक लॉट। अब हम डीप आउट द मनी कॉल और पुट को सेल करेंगे। अब 53,800 की अगर हमने कॉल बाय करी है तो 200 पॉइंट का डिफरेंस 54,000 की कॉल को हमें सेल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्ट्राइक हमारी हो जाएगी 54,000 की हम कॉल ऑप्शन का एक लॉट सेल कर देंगे एट पोजीशन। और सेम विद पुट ऑप्शन 53,400 की पुट बाय करी थी तो 53,200 की हम क्या करेंगे पुट ऑप्शन का एक लॉट सेल कर देंगे एट पोजीशन। अब अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमें यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जो हमने ये स्ट्रेटजी क्रिएट करी है इस एग्जांपल के अंदर, उस स्ट्रेटजी की कंप्लीट डिटेल्स हमें देखने को मिल जाएगी कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इस स्ट्रेटजी के अंदर, और क्या हमारा ब्रेक इवन लेवल है। ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब हम एक एक करके इन सब चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने जो 53,800 की कॉल बाय करी है ये हमें 435 रुपए 45 पैसे पे मिली है। 53,400 की जो हमने पुट ऑप्शन बाय करी है ये हमें 391 रुपए 75 पैसे पे मिली है। 54,000 की कॉल ऑप्शन जो सेल करी है ये हमें 356 रुपए 40 पैसे पे मिली। और 53,200 की जो हमने कॉल ऑप्शन सेल करी ये हमें 322 रुपए 5 पैसे पे मिली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये चार ट्रेड्स को लिया है, जिसके चलते हमारी लॉन्ग आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी क्रिएट हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मैक्स प्रॉफिट, जो कि हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिल रहा है 769 रुपए का। यानी कि ये जो मैंने चार ट्रेड्स के साथ इस एग्जांपल के अंदर क्रिएट की है इस स्ट्रेटजी को, अगर मैं इसी को एज इट इज लाइव मार्केट के अंदर क्रिएट करता हूं तो मुझे इस स्ट्रेटजी के अंदर 769 रुपए का मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। भले ही बैंक निफ्टी कितनी ही बड़ी मूव क्यों ना दे दे, चाहे वो अपसाइड में हो या डाउन साइड में हो, लेकिन कितनी ही बड़ी मूव क्यों ना दे दे, 769 से ज्यादा का प्रॉफिट मुझे इस स्ट्रेटजी के अंदर नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसी के ठीक नीचे देखूं तो यहाँ पर मुझे मैक्स लॉस देखने को मिलेगा। मैक्स लॉस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2231 रुपए का। यानी कि अगर मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आती है, रेंज बाउंड मार्केट रहती है, डल मार्केट रहती है, तो फिर मुझे मैक्सिमम इस स्ट्रेटजी के अंदर 2231 रुपए का नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखूं उसी के ठीक नीचे, तो यहां पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा 1:0.34 का, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो कि इनफैक्ट 1:0.5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से भी नीचे है।
तो इसलिए बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें इस एग्जांपल के अंदर और इस स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके ड्रॉबैक्स के अंदर भी बताया था। इट मींस कि यहां पर इस एग्जांपल के अंदर अगर मुझे 769 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे 2231 रुपए का रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि कहीं से भी कोई फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। अब अगर मैं इसी का ठीक नीचे देखूं तो मुझे देखने को मिलेगा ब्रेक इवन। अब यहां पर मुझे ब्रेक इवन की रेंज देखने को मिल रही है, जो कि है 53,252 से 53,948 की, यानी कि 53,252 से 53,948 इस रेंज के अंदर जब तक बैंक निफ्टी रहेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर इस एग्जांपल में मुझे नुकसान देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के दोनों में से किसी एक भी लेवल के पास आता है तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और अगर बैंक निफ्टी इन दोनों में से किसी भी एक लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर मुझे इसके अंदर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमें ब्रेक इवन की रेंज दे रखी है ना, उसका यही मतलब है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर मुझे इस स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम पे ऑफ चार्ट देखें तो पे ऑफ चार्ट कुछ नहीं होता, ये जो हमने ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यूज में यानी कि वैल्यूज की फॉर्म में जो हमने चीजें जितनी भी समझी हैं उसी को हमें चार्ट की फॉर्म में नीचे दे रखा होता है। तो पे ऑफ चार्ट कंप्लीटली रेप्लिका होता है जो भी हमने ऊपर समझा है वैल्यूज की फॉर्म में उसका। तो अगर हम पे ऑफ चार्ट को भी अगर एक बार देखें तो हमें यहाँ पर ये जो रेड जोन देखने को मिल रहा है, ये रेड जोन कुछ नहीं है, जो हमने ऊपर ब्रेक इवन रेंज देखी थी ये वो रेड जोन है जिसके अंदर हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान होगा। और ये जो हमें दो लेवल देखने को मिल रहे हैं इस रेंज के, अपसाइड और डाउन साइड के लेवल, ये हमारे वो लेवल है जहां पर कि बैंक निफ्टी के अंदर इस एग्जांपल में हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और ये जो हमें ग्रीन जोन देखने को मिल रहा है ये वो जोन है जिसके अंदर की हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर इस एग्जांपल में प्रॉफिट होगा। और इस जोन के अंदर हम तब आएंगे जब हम इस रेड जोन को किसी एक तरफ ब्रेक करेंगे। तो पे ऑफ चार्ट कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, सिंपली जो चीज हमने ऊपर वैल्यूज की फॉर्म में समझी है उसी को चार्ट की फॉर्म में हमें बनाकर दिखा रखा है पे ऑफ चार्ट को, तो और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाइव मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटजी को, लॉन्ग आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। और उसको क्रिएट करने से पहले ऑब्स्ट्रा के ऊपर आके हम इस स्ट्रेटजी को चेक भी कर सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं उसके अंदर हमें कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें देखने को मिलेगा, क्या ब्रेक इवन के लेवल्स होंगे, ये सब चीजें हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली हम इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि हम इस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब जो लास्ट चीज बच रही है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच रही है वो है कि इस स्ट्रेटजी को बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस स्ट्रेटजी को हमें उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस हो, या फिर अगर वॉलेटिलिटी पहले से बढ़ी हुई है तो उसके कंटिन्यू रहने के चांसेस हो। क्योंकि अगर मान लो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली या रेंज बाउंड मार्केट रही या डल मार्केट रही तो उस सिचुएशन में आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्स लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप ये इंश्योर कर लेना कि आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर रहे हो उसमें वॉलेटिलिटी या तो आने वाली हो या फिर अगर पहले से है तो उसके कंटिन्यू रहने के चांसेस हो। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको क्रिएट करो उसमें लिक्विडिटी इनफ हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए या इसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो तो वो प्लेस ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि सामने कोई बायर या सेलर अवेलेबल नहीं है। और इससे फिर होगा क्या कि आप ना तो राइट टाइम और राइट प्राइस पे एंट्री कर पाओगे और ना ही एग्जिट कर पाओगे। तो इसलिए आप ये इंश्योर कर लो कि जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर आप इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना चाह रहे हो उसके अंदर लिक्विडिटी इनफ हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इसके अंदर जो हम 4 ट्रेड्स लेंगे इस स्ट्रेटजी के अंदर, ये चारों ही ट्रेड्स, ये चारों ही स्ट्राइक प्राइस एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, अलग अलग डिस्टेंस पे नहीं होनी चाहिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट के लिए जो आउट द मनी के बीच का डिफरेंस है वो बढ़ा देते हैं, या फिर जो डीप आउट द मनी के बीच का डिफरेंस है वो बढ़ा देते हैं आउट द मनी से। लेकिन मैंने इस स्ट्रेटजी को जितना भी बैक टेस्ट किया है मैंने एक ही चीज नोटिस करी है कि आप आउट द मनी का डिस्टेंस या फिर डीप आउट द मनी का डिस्टेंस आउट द मनी से कितना ही क्यों ना बढ़ा लो या कितना ही क्यों ना कम कर दो, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है रेशियो की फॉर्म में वो उतना ही रहने वाला है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप ये कोशिश करो कि आप इस स्ट्रेटजी को जब भी क्रिएट करो तो ये 4 जो ट्रेड्स आप लोगे, जो 4 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को आप ट्रेड करोगे ये एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हो। और जो चौथा और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये चारों ही स्ट्राइक प्राइस जो आप ट्रेड करोगे ये सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग एसेट या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।